नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। रवि जी, ये बताइए कि आपकी बेटियां हैं? जी, मेरी 2 बेटी है, सिर्फ़ 2 बेटी ही हैं। हाँ। तो आपकी 2 बेटियां हैं, बड़ी जिम्मेवारी है आपकी जी, जी। और पूरे समाज की भी बेटियां हैं। जी। तो सोच समझ कर यही बताइए, 2 टुक में यही बताइए कि क्या आदिवासी बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं? तो कोई ऐसा कार्यशाला सेमिनार होगा जिसमें कि सिर्फ बेटियां आए हुँ, और हुँ। समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो बैठे और जी। बेटियों की भी राय मशवरा लिया जाए, एक हुँ। आंकड़ा हो कि हाँ, इतनी बेटियां जो हैं कि सहमत हैं और इतनी बेटियां जो हैं इस तरह से बात रख रही हैं, ताकि एक समाज को दिशा मिले और आदिवासी समाज आगे बढ़े। रवि जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आदिवासी समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा रही है, जो पूर्वजों जी। के समय से चलती आ रही है, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी समाज में जो बेटियां हैं उन्हें भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, उनकी भी दावेदारी होगी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि बड़ी गंभीर मामला है जी। और पूरे आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। जी, जिस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है, आदिवासी समाज अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण समाज है और आज से नहीं, युगों-युगों से हमारे पुरखों ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्था बनाया है, जिसके कारण आज आदिवासी समाज पहचाना जाता है। आदिवासी समाज की अपनी विशिष्टता है। आदिवासी समाज में कभी भी महिला और पुरुष में भेद नहीं किया गया। कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं किया गया और जो उसका जो नियम कानून जो बनाया गया है, उसमें जैसे कुछ कुरीति या अंधविश्वास अगर इस तरह का है, तो उसको तो समय-समय पे दूर किया गया। लेकिन जिस तरह का जो आदेश अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देख रहे हैं, इस मामले में हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया, इसमें यही है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का जो हक अधिकार के विषय में है, तो बेटी जब तक अविवाहित है, उसको बाकायदे पैतृक संपत्ति में उसको हक अधिकार मिलता है। वो अपने पिता के घर में रहकर बेटों की तरह वो रह सकती हैं, तमाम चीज़ कर सकती हैं। लेकिन शादी-ब्याह के बाद जो स्थिति होता है कि वो अपने ये चली जाती हैं, अपने मायके में अपना ससुराल चली जाती हैं और ससुराल जाने के बाद वहाँ का जो उनके पति का जो भी हक अधिकार है, वो तमाम चीज़ उनको मिलता है। तो इसमें अगर मान लेते हैं वो शादी होकर चली गई और अभी जिस तरह से विवाहित विवाहित बेटी को अगर पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाए, तब तो फिर जो ननद है वो भी आने लगेंगे और उसके बाद फिर वो भी अपने पिता के जो संपत्ति है उस पर हक मांगने लगेंगे। मतलब अपने भाई का जो हिस्सेदारी बनता है उसमें फिर वो हक अधिकार वो मांगने लगेंगे। तो इस तरह का जो स्थिति जो उत्पन्न होने का संभावना अभी हम लोगों को दिख रहा है। अगर बेटी का विवाह हो जाता है, वो ससुराल चली जाती है और ससुराल में मान लीजिए कि जमीन जायदाद वगैरह नहीं है, पति के किसी तरह के अगर आकस्मिक निधन हो जाता है या तलाक हो जाता है और उनके पास कुछ इस तरह से जमीन जायदाद नहीं है, जीविका नहीं चला पाएंगी, तो उस परिस्थिति में उस बेटी के साथ क्या इंसाफ होगा? क्या वो हकदार होगी कि उसके मायके से उसे वो सब चीज़ें ये मिले? शुरू से आदिवासी समाज में व्यवस्था है कि अगर कोई बेटी विवाहित हुई और उनके साथ अगर इस तरह का कोई अप्रिय घटना घटता है, तो वो बेटी अपने मायके आती हैं। उनको बाकायदे पूरा मान-सम्मान के साथ वहाँ रहने का और जो हक अधिकार का बात है वो मिलता है। और अगर वो मतलब और बाल-बच्चे अगर हैं, तो उनका वो खुद का डिसीज़न होता है कि वो अपना ससुराल में रहेगी या मायके में रहेगी। इस तरह का भी है, तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत हमारी बेटियों को नहीं होता है। और अभी के समय में हम लोग का पुरखों ने ये जो नियम बनाया, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज हम लोग देख पा रहे हैं कि आदिवासी बेटी, अगर गैर आदिवासी लोग अगर हमारा जगह ज़मीन हड़पना चाहते हैं, तो हमारी बेटियों के साथ वो लोग शादी करते हैं और उनके नाम से
वो जगह जमीन लेना शुरू करते हैं, जो कि सीएनटी एक्ट का या फिर आदिवासी समाज का जो व्यवस्था है उसका उससे उल्लंघन होता है। सीएनटी एक्ट में भी दिया हुआ है कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, लेकिन उसको ये लोग छेद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारी बेटी बहू से शादी करने के बाद उनसे बस इसलिए शादी किया जाता है कि उनके माध्यम से हम लोग जगह जमीन ले, ये अधिकतर ये देखा जाता है। सभी जगह हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो मुस्लिम समाज या और समाज के लोगों के द्वारा देखा गया, उनकी वो पहली पत्नी भी नहीं होती है, दूसरी तीसरी पत्नी होती है। और कारण वही होता है कि इसके नाम से हम लोग जगह जमीन ले और आदिवासी जमीन को हड़पना शुरू करें। एक तो ये जमीन वाला मामला आ जाता है। दूसरा ये होता है कि जैसे हमारा जितना भी आरक्षित सीट है, चाहे वो मुखिया का हो या फिर विधानसभा हो या लोकसभा का क्षेत्र हो, उसमें भी ये देखने को मिलता है कि वो एसटी के लिए आरक्षित है, लेकिन कोई गैर आदिवासी एसटी से शादी करने के नाम पे उसको फिर एसटी सीट से चुनाव लड़ाता है। तो आज बहुत सारी ऐसी लड़की जो कि उनका पति मुस्लिम है और आज वो लोग एसटी सीट में वो लोग मुखिया के रूप में हैं, बहुत जगह विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीधा सीधी हमारा जो हक अधिकार है उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि वो अपने समाज में जब शादी ब्याह नहीं कर पाई और वो मुस्लिम से अगर शादी ब्याह की है, तो वो अगर वहां से अगर जनप्रतिनिधि के रूप में आती है तो वो कभी भी आदिवासी समाज का हित नहीं कर सकती है। ये बाकायदे देखा जा रहा है। तो यही सब डर है और यही सब जो कारण जिसको हमारे पुरखों ने पहले से आंका और ये नियम बनाया कि मतलब इस पे बेटियों को जो है विवाहित होने के बाद उसको मायके में हक अधिकार नहीं रहेगा, वो जहां शादी होके गई वहां उनका और उनके पति के साथ साथ उनका पूरा अधिकार होगा। दूसरी बात है कि हमारे समाज में शुरू से दहेज प्रथा नहीं है ना, दहेज लिया नहीं जाता है। वो बेटी चाहे गरीब घर की हो, उसका खेत खलिहान हो या ना हो, अगर वो संस्कारी है और उनसे मतलब अगर उनका बढ़िया अगर ये होता है तो वो उससे शादी मतलब करने के लिए लोग मतलब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब अगर मान ले बेटी को अगर पैतृक संपत्ति में अगर उस तरह से अगर अधिकार अगर दे दिया जाए शादी के बाद भी, तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से हमारे बेटियों को चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आदिवासी जमीन छीनने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाएगा कि मतलब अगर इनका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो उस घर की बेटी से शादी कर लो और वहां से मतलब उनका हक अधिकार ले लो। अगर इस तरह से अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कुरीति अन्य समाज में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी होगा कि फिर जो बेटियों को जो जिंदा जला दिया जाता है, उनसे फिर दहेज के नाम पे उनसे प्रताड़ना होता है। कल के दिन में मान ले बहुत सारा प्रॉपर्टी जो घर परिवार में हो गया तो उनसे शादी किया गया, फिर डिमांड किया जाएगा कि तुम अपने बाप से और इतना प्रॉपर्टी मांगो, ये बात। तो ये सारा चीज मतलब कल के दिन में देखने को मिलेगा, जिसके कारण फिर वही बेटियां जलाई जाएगी, फिर दहेज प्रथा आदिवासियों में भी घुसेगा। और निश्चित रूप से जो आज बेटा बेटी में जो समानता जो और महिला पुरुष में जो समानता आज आदिवासी समाज में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये फिर घर कर जाएगा और उसके बाद बेटियों से लोग मतलब उस तरह का दुर्व्यवहार या फिर उससे समान रूप से उससे व्यवहार नहीं हो पाएगा। ये पूरी तरह से ये आशंका है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि मतलब कि बेटियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होता है आदिवासी समाज में, तो ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होता है क्योंकि आप अपनी जमीन जायदाद को बचाते हैं। जी लेकिन दूसरा पहलू तो ये है ना कि दूसरे जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के हो चाहे अदर कास्ट के हो, जो आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं सिर्फ इस लोभ में कि वो जमीन हथिया सके चाहे चुनाव लड़ा सके, तो चुनाव तो वो लड़ा ही रहे हैं और जब वो आदिवासी बेटी से शादी कर रहे हैं तो उनके नाम से तो जमीन जायदाद भी तो खरीद रहे हैं, ट्राइबल लैंड को खरीद रहे हैं और फिर उसका जैसे भी हो मिसयूज हो रहा हो चाहे जो हो रहा हो, तो उस चीज को कैसे रोक पाए? मतलब आज के समय में जो हम लोग ये बोले कि अगर आदिवासी महिला से अगर कोई गैर आदिवासी शादी करके जो आज वो तो दुरुपयोग कर रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया ये कहीं ना कहीं उस पर मुहर मार देने का काम हो गया कि अब कल तक तो मतलब जो इस तरह से अगर अपना समाज से भटक के उधर चली गई उतने तक मामला था, लेकिन अब तो ये हो जाएगा ना कि अब तो मतलब अब घर घुस के ले सकते हैं हम लोग।
गैर आदिवासी ही मान ले शादी कर लिया, तो अभी तो उसके नाम से वो जमीन खरीद रहा था। अब तो वो आ जाएगा अपना ससुराल कि हमको तुम्हारी बेटी से हम शादी किए हैं, तो इतना प्रॉपर्टी अब मेरा है। और उसको मतलब भाई भाई में लड़ाई हो जाएगा, सारा चीज होके मतलब उसको किसी भी हाल में अब उसको देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। इस तरह का मामला हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग का ये कहना है कि मतलब कोई अगर भटक कर उधर अगर शादी कर लिया है और उसके नाम पे ये हो रहा है, वो तो गलत हो ही रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं वो महिला आदिवासी है, उनका होने वाला जो संतान है वो फिर आदिवासी में नहीं गिना जाता है। लेकिन जब बेटी को पैतृक संपत्ति में विवाह के बाद भी अगर अधिकार का बात हो जाए, तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज का एक एक बेटी को वो गैर आदिवासी लोग विवाह करेंगे, और उसके बाद आदिवासी समाज का जो अपना विशिष्टता था, अपना व्यवस्था था, और सारा चीज जो अपना व्यवस्था था वो सारा चीज छिन भिन हो जाएगा। उनकी अपनी विशिष्टता खत्म हो जाएगी। सरना खड़ा मसना जतरा से लेके एक एक चीज जहाँ की अ, एक समाज के लोग उस चीज का निर्वाह करते थे, आज वहाँ वो खिचड़ी टाइप का हो जाएगा। वहाँ सब तरह का लोग घुसकर उस व्यवस्था को और उसका भावना को वो नहीं समझ पाएंगे। ये सीधा सीधी दिख रहा है इस आदेश के बाद। रवि जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पैतृक जी। संपत्ति में बेटियों को अधिकार मिलेगा बोल के, और आप हम्म। लोग का कहना है कि उनकी अधिकार नहीं होती है। एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। कई बेटियां हैं जो वो कहती हैं कि हाँ, हमें ये अधिकार है और हमें मिलना चाहिए। तो वो तो फिर कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगी। तो क्या समाज भी कोर्ट पे जाके अपना पक्ष रखेगा कि आदिवासी समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा रही है और जो उनके अपने नियम कायदे रहे हैं उसी के अनुसार चले, या फिर आप लोग भी कुछ कोर्ट में जाके वैसा बताएंगे? कैसे मामला ये जैसे सुलझेगा? ये जो कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज में बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता है, ये सीधे तौर पर उस तरह से लग रहा है कि अधिकार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आदिवासी समाज में बेटियों को बकायदे अधिकार दिया गया है अगर इसको देखा जाए तो। क्योंकि बेटी मतलब सिर्फ जिस घर में जन्म ली है उसी का नहीं, बल्कि वो जो शादी होके जो जाती है, तो वो अपने मायके गई तो उसको बकायदे उसको पूरा वहाँ हक अधिकार मिलता है। और अगर मान लेते हैं अगर बेटियों को अधिकार के नाम पे वो अपने पिता जहाँ वो जन्म ली है सिर्फ वहीं अगर अधिकार का अगर इस तरह से बात किया जा रहा है, तो उसमें ये भी तो है कि मतलब वो शादी होके जहाँ जाती है तो वहाँ उसके फिर ननद लोग भी वहाँ लौट कर आएंगे और वो लोग भी हक अधिकार मांगेंगे। जहाँ मतलब जो एक तरह से जो मेल प्रेम और सद्भाव वाला जो व्यवस्था हमारे पुरखों ने बनाया है वो कहीं ना कहीं छिन भिन होगा। और जैसे बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि हमारा भी अधिकार है और इस तरह से, तो उसके लिए जो पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया है उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है। वो शादी ब्याह करके वो अपना जहाँ घर जाते हैं उस घर को बकायदे अरेंज मैरिज हो या जैसा भी हो उसको बकायदे खेत बाड़ी से लेके उनका जितना भी संपत्ति है उसमें वो बेटी वहां जाकर वो स्वतंत्र रूप से वहां वो रहती है। वहां किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, मतलब कि जगह जमीन में कि कोई बाहर से कोई दूसरा या तीसरा आकर उनके जगह जमीन में हकमारी करे, इस तरह का नहीं है। इसलिए हमारे पुरखों का जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर व्यवस्था है। ऊपर से देखने में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो और समाज को जिस रूप में देखा जाता है उसी तरह से देखकर ये आदेश दिया गया ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जहाँ तक आदिवासी समाज की जो रूढ़ी व्यवस्था जो उनके द्वारा बनाई गई है उसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है। साथ ही वो आदिवासी समाज को सुरक्षित रखने के लिए भी ये बहुत बेहतर व्यवस्था हम लोगों को लगता है, जिसमें कि मतलब कोई दूसरे समाज का जो हस्तक्षेप अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं अगर हमारे आदिवासी बेटी अगर नौकरी भी कर ली उसके पीछे कई लोग लग जाते हैं कि इनका नौकरी हो गया है तो फिर इसको भी हम शादी कर लेंगे तो इसका भी जो प्रॉपर्टी है वो हमको मिल जाएगा। इस तरह का मतलब बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं कि हमारे आदिवासियों में जो आदिम जनजाति में जो आते हैं, आज एक एक परिवार में ये समस्या देखने को मिल रहा है कि आदिम जनजाति जिसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कई योजना बनाई कि हर नौकरी से लेके शिक्षा से लेके हर चीज में उनको प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन आज के समय में जितने भी आदिम जनजाति की जो बेटियां हैं वो आज नौकरी चाकरी तो मिलता है लेकिन उसके बाद आज वो अपने समाज में कायम नहीं रह पा रही है। ऐसे देखने को तो उनको हक अधिकार मिल रहा है लेकिन
वो अपने समाज समाज में कायम नहीं रह पा रही हैं, और उनका कहीं ना कहीं दूसरे समाज में आज वो लोग चली गई हैं, और जिसके कारण भी वो आदिम जनजाति आज विलुप्ति के कगार पर चला गया है। रवि जी, ये बताइए कि आपकी बेटियां हैं? जी, मेरी 2 बेटी है, सिर्फ 2 बेटी ही हैं। हाँ। तो आपकी 2 बेटियां हैं, बड़ी हम्म, जिम्मेवारी है आपकी, जी जी। और पूरे समाज की भी बेटियां हैं। जी तो सोच समझकर यही बताइए, 2 टूक में यही बताइए कि क्या आदिवासी बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं? हमारे समाज में एक ये भी व्यवस्था है कि जैसे अभी हम लोग जितना भी बात अभी जो की है, उसके साथ साथ बहुत सारा व्यवस्था है कि जिस परिवार में अगर मान लो उनका सिर्फ बेटी है, तो अगर मान ले वहाँ बहुत भैयाद हैं तो तालमेल बनाया जाता है, और अगर नहीं है तो दामाद बैठाने का भी हम लोग के समाज में परंपरा है कि अपने समाज का है तो उसको सहमति से और समाज का सहमति से दामाद को बैठाया जा सकता है। मतलब दामाद को जो बेटी दामाद जो है उनको यहाँ बैठा के उनको भी हक दिया जाता है। चाहे वो कोई अदर कास्ट का हो या आदिवासी समाज का ही होना चाहिए? नहीं, अदर समाज का है तो उसको फिर समाज उस पर सहमति नहीं देगा, लेकिन वो अगर अपने समाज का है तो उसमें उसके लिए ये प्रावधान किया जाता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं समाज में जो कि आज अपने ससुराल में बाकायदे उसको दामाद के रूप में उनको बैठाया गया है। तो ये तमाम विकल्प है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा अगर परिस्थिति है तो वहाँ अब आदिवासी समाज में कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसका बाल बच्चा नहीं है तो गोद कैसे लिया जाए उसके लिए भी बहुत सारा प्रावधान आदिवासी समाज में है। तो इन तमाम चीजों को फिर से एक बार बारीकी से देखना होगा, और उसके बाद हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सीधे सीधे ना लागू करके ये जो तमाम चीज है इसको देखते हुए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। मतलब एक समाज के लोग मंच पे आए, बहस हो, और उस पे जो रास्ता है उसको कैसे निकाला जाएगा, जी क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या रूढ़िवादी परंपरा है, तमाम बातों को लेकर एक रास्ता तो निकालेंगे ना? जी। अभी के समय में वही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उसमें अगला पक्ष जो है वो कितना अपना पक्ष को रख पाया नहीं रख पाया वो अलग बात है, लेकिन आ, ये चूंकि पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है, इसलिए समाज सिर्फ एक परिवार के बाद से अगर हम पूरे समाज में अगर ये आदेश लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज बुरी तरह प्रभावित होगा। तो इसके लिए समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इसके जानकार लोग हैं, उन लोगों से समाज की एक एक व्यवस्था के विषय में चर्चा करते हुए तब जाके इस आदेश पर पुनर्विचार हम लोग को करना होगा। अगर इसको आदिवासी समाज में थोप दिया जाए तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज का व्यवस्था से लेके एक एक चीज चरमरा जाएगा, एक एक परिवार इससे मतलब इसके दुष्प्रभाव का शिकार होगा। तो कोई ऐसा कार्यशाला, सेमिनार होगा जिसमें कि सिर्फ बेटियां आए और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो बैठे और जी बेटियों की भी राय मशवरा लिया जाए, एक हम्म, आंकड़ा हो कि हाँ इतनी बेटियां जो हैं कि सहमत हैं और इतनी बेटियां जो हैं इस तरह से बात रख रही हैं, ताकि एक समाज को दिशा मिले और आदिवासी समाज आगे बढ़े। जी, इसमें जितनी बेटियां हैं उनका भी बिल्कुल सहमति लिया जा सकता है, क्योंकि ये उन्हीं के हक अधिकार की बात हो रही है, और आदिवासी समाज में बेटा बेटी समान है। और इसमें जो विचार जिसके लिए फैसला हो रहा है, और हम उनसे अगर राय सलाह ना लेके अगर हम ऐसे फैसला अगर हम लोग केवल आदिवासी समाज के पुरुष वर्ग हम लोग बोल रहे हैं इसलिए होना चाहिए, अगर ये बोले तो वो भी गलत होगा। मतलब थोपना नहीं है। थोपना नहीं है। और ये जहाँ तक है कि हम लोग इस चीज को बकायदे जान रहे हैं कि इस पर ये जो सिस्टम हमारे पुरखों ने बनाया है वो सिर्फ पुरुष वर्ग का थोपा हुआ कोई चीज नहीं है। इसमें समाज के हित को देखते हुए यहाँ पुरुष वर्ग हो कि महिला वर्ग हो, दोनों का तालमेल है। आज भी जो भी बहू है वो उनका भी वही है कि मतलब जो ननद है वो अपने परिवार में रहे और वहाँ सुखी संपन्न रहे, और रिश्ता हम लोगों का बरकरार रहे। मतलब रिश्ता जो है वो जो खून का रिश्ता है, जो भावनात्मक रिश्ता है वो बना रहे। ऐसा नहीं हो कि मतलब अब वो जगह जमीन का मामला हो जाए, संपत्ति का मामला हो जाए, और वो अपना मायके से उठकर यहाँ आकर दावेदारी करे और तमाम रिश्ता नाता गड़बड़ा के उसके बाद फिर पूरा व्यवस्था चरमरा जाए या रिश्ता गड़बड़ा जाए, ऐसा कोई भी महिला नहीं चाहेगी। तो इसीलिए हम लोग
महिला लोग भी इस पर अपना विचार खुलकर रख सकते हैं, और इस पर जो उचित होगा वो तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी तक में जो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग अभी तक में जो देख पा रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत भी जो विचार है कि वो ऊपर ऊपर और कॉमन रूप से सभी समाज को लेकर वो उनका आदेश दिख रहा है। इसको आदिवासी समाज की जो मूल भावना है उसको समझते हुए उसके बाद आदेश हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आदिवासी समाज का अस्तित्व, उसका पहचान बचना वो भी बहुत जरूरी है।